वो थोड़ा सीखने का उनको लग रहा था कि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एक तरीका यही होता है कि जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ उतने स्टेप फॉलो कर लीजिए। और आपको जहाँ लगता है कि वो स्टेप्स में कोई स्टेप अगर आपका अटकता है तो वो आप स्टेप मेरे से पूछ लें, वहीं की वहीं स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि एरर आप किस पॉइंट पर आ रही है। अच्छा, कई बार होता है स्क्रीनशॉट से दुशांत सर आप चाहें तो यू कैन जस्ट ऑफ योर कैमरा एज वेल, नो इशू, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से, आप दोनों लोग कैमरा ऑफ करके मेरी बात सुन सकते हैं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो बैंडविड्थ का भी कोई इशू, बात। बैंडविड्थ का भी इशू होता है। तो अब मेन ये है कि स्क्रीनशॉट भेजने से मुझे कई बार वो टेक्निकल टर्म समझ में आ जाते हैं कि कहाँ पर वो पार्ट में एरर है, तो मैं आई कैन हेल्प यू इन दैट वे, ठीक है। तो आप एक बार फिर देख लीजिएगा, फिर भी आपको लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक। अब मैं जरा एक बार आपको फिर हाँ एक बार मैं यहाँ पर आगे के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके साथ। एंड आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस होल सेशन, ये अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए, तो वी कैन स्टार्ट ऑन दैट। So we'll start it and coming on the next points. So if you see too big, it's too small, and this is not too big, it's too small, and only the topics are here. And the next section are basically related with the smooth convex optimization and non-smooth convex optimization. तो इसमें स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है आपके पास में, नॉन स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है, स्टोकास्टिक प्रोसेस है आपके पास में, और ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव है। सेलेक्टिव टॉपिक्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव, दैट आर आल्सो अवेलेबल हियर। तो ये यहाँ पर है। एंड लेट्स वी कीप ऑन मूविंग फॉर द नेक्स्ट फर्दर एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। Once it will be visible, please let me know. So I'm going to share screen. And let me know once it is visible to you. Please, my slide visible? जी सर आ रही है। Gradient descent is visible? जी सर दिख रहा है। Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. That's nice. So well, we are moving for the smooth convex optimization process, and under this smooth convex optimization process, we have the very first step in which we have to move for this first topic, which is the gradient descent method.
जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस में, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस में हम एक स्मूथ यूज करते हैं, एक नॉन स्मूथ यूज करते हैं, और इन व्हेन वी आर मूविंग टू द स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन, so there is a very first topic which is called as a gradient descent, and we'll go for that how it works. So let's come with me and join this here. So gradient descent is an iterative first order optimization algorithm used to find a local maximum and local minima. Local maxima और local minima find out करने के लिए use किया था. This method is also commonly used in machine learning and deep learning. Machine learning और deep learning के optimization process में इसको use किया जाता है to minimize a cost, loss function, example linear regression. अब ये आपको that is a very good term to connect with this. डीप लर्निंग में यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए या फिर लॉस फंक्शन. अभी लॉस फंक्शन शुड बी वेरी मच क्लियर. व्हाट डज इट मीन बाय लॉस फंक्शन? एन एग्जांपल हैज बीन टेकन एज द लीनियर रिग्रेशन ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस एंड ease of implementation. This algorithm is usually taught at the beginning the most. ये इसको छोड़ देते हैं. Now where we can use it, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है? So it's important. Control engineering, computer games, mechanical engineering, everywhere it is being used. So that's why today we get to deep into the maths. कि mathematical process होता है. So here we'll move on. Behavior of the first order gradient descent algorithm. So this method was developed before the era of the modern computers, and there was an iterative development meantime which led to the numerous improvement version. मतलब पहले स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में बहुत सारे इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आ गए. तो यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड डज नॉट वर्क ऑल फंक्शन. देयर आर टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन इज टू बी. तो पहला है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन. दूसरा है कि क्योंकि स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन जो है उसमें कॉन्वेक्स कंडीशंस होनी चाहिए. तो यदि आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने जो बनाया हुआ है वो अगर आपका कॉन्वेक्स है और डिफरेंशिएबल है, देन इट कैन वर्क. So it has to be differentiable. If a function is differentiable, it has a derivative for each point in its domain. Not all the function meet these criteria. तो जो functions के नहीं होते हैं उनके लिए कहते हैं. जैसे for an example, ये differentiable functions हैं. जैसे f(x) equals to x square. So अगर आपने differentiate किया, it becomes 2x. तो ये आपकी equation हो गई. Similarly 3 sin x, जो sinusoidal function है वो आपके differentiable function होते हैं. इसी तरीके से x³ minus 5x. तो जो भी आपके हैं वो सारे के सारे डिफरेंशियल फंक्शन होने चाहिए. अब जैसे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाते हैं. अब जैसे x अपॉन मॉड x है, डिफाइंड ही नहीं है इसकी वैल्यू. इसी तरीके से मॉड की वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो गया, तो जो आपका CUSP हो गया उसमें यूज किया था है. इसी तरीके से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है वो यहाँ पर यूज होती है 1/x में. तो जहाँ भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिलती है वहाँ पर आप उनको नॉन डिफरेंशिएबल. तो ये दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है. Second condition, function has to be convex. For an univariate function, this means that a line segment connecting the two functions point lays on the above its curve. It does not cross it. आपको याद हो ये वाली कंडीशन हमने फॉलो की थी और हमने ये कहा था कि जो दो पॉइंट्स को मिलाने वाला फंक्शन हो वो हमेशा इसके कर्व से ऊपर होना चाहिए. जैसे कॉन्वेक्स में ये कॉन्वेक्स हो गया बट इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स. ये सब आप पहले पढ़ चुके हो सारी चीजें. Another way to check mathematically if a univariate function is convex is to calculate the second derivative and check its value is always bigger than 0. फंक्शन लीजिए, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो भी आपका ये कॉन्वेक्स फंक्शन में आ जाएगा. अब कोई एक सिंपल फंक्शन का एग्जांपल होना लिया x² माइनस x प्लस 3. हमने उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, इसकी वैल्यू 2 आ गई. क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, इज बिगर देन 0, हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन हमारा हो सकता है. ठीक है. उन्होंने एक और वर्ड यूज किया इसके लिए, दे सेड कि द पॉसिबल टू यूज द क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन विद अ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. However, often they have so called saddle points, called also the minimax points, where the algorithm can get stuck. We'll demonstrate it. तो ये एक क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन है f(x) equals to x4 minus 2x³ plus 2. तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन होगा विद ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज किया जाएगा. हाउएवर दे हैव ऑफन सो कॉल्ड सैडल पॉइंट्स. तो कुछ मिनी मैक्स पॉइंट्स भी उसमें हो सकते हैं. तो जब इस तरीके का फंक्शन होता है जिसमें मिनी मैक्स, मतलब आपको याद हो तो वेव अगर इस तरीके की बन रही है, इसमें 2 पॉइंट्स होंगे, लेकिन नीचे अगर आपके जो लोअर साइड है वहां पर आपका वेव टाइप का क्रिएट हो गया, तो उसको आपको सैडल पॉइंट्स कहे जाते हैं, जहाँ में मिनिमम और मैक्स सारे मिलते हैं. इनके भी सेकंड ऑर्डर फंक्शंस आप निकाल के देख सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली.
सो फॉर x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कॉन्वेक्स, तो ये कंडीशन उन्होंने दी। इस तरीके के पॉइंट, ये सैडल पॉइंट्स हो गए। मतलब एक मिनिमा तो आपको ये मिल ही रहा है, इसके बाद एक मिनिमा और मिल गया, उसके बाद ये फंक्शन हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन सिचुएशन में आपका क्वासी में चला जाता है, ये इस टाइप के फंक्शंस। अब आते हैं कंपैरेटिवली नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेडियंट। सो वेल, this is in case of a univariate function, it is simply the first derivative at the selected point. In case of a multivariate function, it is a vector of the derivative in each main direction, because we are interested only the slope of the partial derivative. तो gradient of n dimensional function किस तरीके से निकाला जा सकता है? So this can be calculated as per this one, dfx upon dx1 p, and up to the n dimensions अगर है तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। द अपसाइड डाउन ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ नेबुला। इसको बेसिकली जो इसमें क्रिएट होता है इसको नेबुला कहा जाता है, इस तरीके के जो ट्रायंगल्स बनते हैं। एंड द सिंबल विच इज कॉल्ड एज अ डेल, डेल इज कॉल्ड द बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट। यहाँ पर एफ एक्स आपने एक वैल्यू ले ली 0.5x² प्लस वाई 5x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू लिया। एंड देन वी आर इसका ग्रेडियंट पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। डी एफ एक्स अपॉन, जब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको एक्स मिला, डेल एफ एक्स वाई को डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y मिला, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर आप करेंगे तो इसका 2 बाहर आएगा, तो एफ एक्स को इसके रेस्पेक्ट में, ये कंपोनेंट आपके लिए नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये केवल x आया। और जहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, इसकी कंडीशंस आपको समझ में आ गई नॉट, 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 इसकी कंडीशंस आपको समझ में आ गई। Now directly coming on a point how the gradient descent algorithm can be used. So gradient descent algorithm is iteratively calculated to the next point using gradient at the current position scales and subtracts obtained value from the current position. मतलब gradient descent algorithm में आप यहाँ पढ़ेंगे iteratively calculate the next point using the gradient at the current position. Scales it, इसको scale करता है and subtracts obtained value from the current position. It subtracts the values because we want to minimize the function. तो प्रोसेस को आप कैसे लिख सकते हैं? प्रोसेस को आप ऐसे लिख सकते हैं Pn+1, अगर आपने ग्रेडियंट वैल्यू निकाली है तो Pn माइनस जो भी आपने इसका पैरामीटर यूज किया कोफिशिएंट, तो इस ईटा कोफिशिएंट को आपने यूज किया डेल Fpn। तो यानी कि जब आपने इसका nth डेरिवेटिव क्रिएट किया हुआ है उसको उसमें पहले वाले में सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि हर बार आपको मिनिमाइज करना है। मैं फिर से इस बात को आपको बता देता हूँ, ग्रेडियंट डिसेंट इटरेटिवली कैलकुलेट करता है अगले पॉइंट को किससे, एट द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से अगले पॉइंट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है, इसको स्केल करता है एक सर्टेन लर्निंग रेट के साथ में जो कि ईटा था, सब्ट्रैक्ट करता है इसकी वैल्यू को फ्रॉम द करंट पोजीशन। इट सब्ट्रैक्ट्स द वैल्यू बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज द फंक्शन टू मैक्सिमाइज इट वुड बी द वैल्यू ऑफ द एडिंग ऑफ दिस वन। तो ये यहाँ पर आपको जो PNS प्लस nth डेरिवेटिव जो आप निकालेंगे उसमें से हमेशा पुराने, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब है कि कोई चीज़ अगर वेरी कर रही है तो वेरी करने का मतलब उसका रेट ऑफ चेंज का स्केल क्या है, देन वी आर गोइंग टू गेट इट द ग्रेडियंट, तभी तो ग्रेडियंट हमें मिलता है। अब हमारा काम क्या है? हमें है कि जब आपका, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड दैट, हमारा काम है सीधे सीधे ऑप्टिमाइजेशन में, और ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस भी हम बड़ा स्मूथ रखना चाहते हैं, मतलब कोई रैंडमाइजेशन नहीं चाहते उसमें। तो हमने बड़ा सिंपल सी टेक्निक इसमें यूज़ की है, वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ टेक्निक वी आर यूजिंग। क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? टेक्निक हमने ये यूज़ की है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करते वक्त हम सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जैसे ही ये वेरी करता है, जैसे ही ये वेरी करता है तो वेरी करने का भी अपना एक रेट होता है। तो हमारा काम है कि जब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, तब ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को करते वक्त, उस वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन चाह रहे हैं हम उसके कितने क्लोजर हैं। अब क्लोजनेस कहाँ से पता चलेगी? क्लोजनेस पता चलेगी जितना वेरिएशन ऑफ रेट कम होता चला जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी मैंने कहा मुझे एक रेड टी शर्ट खरीद के आनी है, क्योंकि आप सर पहने हुए हैं विश सर, तो इनसे ही हम एग्जांपल लेते हैं। रेड टी शर्ट मुझे लेके आनी है और मुझे इनकी रेड टी शर्ट बहुत पसंद आई, ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, बहुत अच्छा कलर है, और इसी रेड टी शर्ट को लेके मुझे मार्केट में जाना। अब मेरे ब्रेन में, या मैंने कोई फोटोग्राफ ले रखा है, उसको उसको मैंने इमेजिन कर लिया, और उसको इमेजिन करने के बाद में
फोटोग्राफ ले लिया, इमेजिन कर लिया, कुछ भी कर लिया, जैसा ही मैंने कर लिया। अब इसको लेके मैं मार्केट में जाऊंगा। जब मैं इसको लेके मार्केट में जाऊंगा तो क्या होगा, मैं रेड कलर की टी शर्ट देखूंगा, मुझे वैरायटी ऑफ शेड्स मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या है, इनका रेड टी शर्ट बहुत पसंद आया था जिसमें बेसिकली पोलो टी शर्ट होना चाहिए, और पोलो टी शर्ट होने के बाद में ये वाला रेड होना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ उस टाइम पे कि उस रेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास टी शर्ट्स आती जाएंगी, मेरे ब्रेन में एक सर्टेन इनपुट है, यानी कि मैं उसको बताऊंगा नो, शो मोर रेड, या तो मैं उसको बोलूंगा थोड़ा और रेड दिखाओ, या मैं उसको बोलूंगा थोड़ा कम रेड दिखाओ, या थोड़ा डार्क रेड दिखाओ। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, इसका मतलब है हर बार मैं उस कलर तक पहुंचने के लिए मेरा थॉट प्रोसेस में जो है वो मैं इसमें चेंजेस ला रहा हूँ। ये चेंजेस ही क्या है, ग्रेडियंट है। हो गई समझ बात। अब इस ग्रेडियंट को मल्टीपल टाइम आप यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टाइम आप इस ग्रेडियंट को यूज करेंगे, यू आर गोना टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। जब मल्टीपल टाइम आप इस ग्रेडियंट को यूज करेंगे उस एक्चुअल चीज तक पहुंचने के लिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप कहेंगे कि मैंने इटरेशन लगाया, मेरा इटरेटिव प्रोसेस हो गया। अब क्योंकि ये मेरा इटरेटिव प्रोसेस हो गया, इटरेशन इसके अंदर लग गया है, तो इसका मतलब है कि इटरेशन तभी तो जाके रुकेगा जब क्लोजेस्ट रीच होगी, और क्लोजेस्ट रीच कब होगी, जब रेट ऑफ चेंज मिनिमम होगा। ये बहुत देखो अच्छी बात बताई मैंने आपको पूरा फुल एग्जांपल के साथ। मैं सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा ऑप्टिमाइजेशन पे जाकर, हो सकता है एग्जैक्ट रेड मुझे नहीं मिले, लेकिन या रेड मिल जाए मुझे कॉलर ना मिले, या रेड मिल जाए लेकिन पोलो टी शर्ट ना हो, है ना। इनमें से कोई भी एक ऐसा रीजन बन सकता है जिस रीजन के पास में जाने के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, तो इटरेशन रिपीटिशंस तब तक चलेंगे जब तक कि ये मेरा ग्रेडियंट जो है, यानी कि रेट ऑफ चेंज है, जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट मिनिमाइज ना हो जाए। बस यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही अब सक्सेसिव ग्रेडियंट लेंगे आप, तो उसमें से आपको मिनिमाइजेशन मिल जाएगा। यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी गुड वन। सो एंड दस कंट्रोल्स द स्टेप साइज इन मशीन लर्निंग, इट इज कॉल्ड एज अ लर्निंग रेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लर्निंग रेट कहते हैं। ये दिस इज वन, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन परफॉर्मेंस। अब देखिए, द स्मॉलर लर्निंग रेट द लॉन्गर जीडी कन्वर्जेस और मे रीच टू द मैक्सिमम इटरेशन बिफोर रीचिंग टू द ऑप्टिमल पॉइंट। मतलब मैंने जो लाल रंग देखा, जिसको देख के मुझे वैसा ही रेड कलर का टी शर्ट खरीदना था, तो मैंने अपने कुछ फीचर्स दिमाग में रखे थे, वो फीचर्स मेरे लर्निंग से गए थे। अब मैं जब लेने गया शॉप पर अनमैच डेटा के साथ जब उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना मेरा लर्निंग रेट जो होगा वो पुअर होगा, उतना ही ज़्यादा मुझे नंबर ऑफ थिंग्स देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम इटरेशंस हो जाएंगे बिफोर रीचिंग टू द ऑप्टिमम पॉइंट, जहां पे जाके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। सो so when you are having such kind of a situation when a person is taking too much of time, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करने में वो टाइम ले रहे हैं, या खरीदने से पहले दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन अ माइंड, जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिमाग में होते हैं, इन दैट सिचुएशन यू कैन से कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लर्निंग रेट का, और जिसकी वजह से इटरेशंस बढ़ जाते हैं। जब इटरेशंस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो कन्वर्जेंस जो होगा थ्योरम का वो थोड़ा कंपैरेटिवली डाउन होगा। इफ लर्निंग रेट इज टू बिग, द एल्गोरिथम मे नॉट कन्वर्ज टू द ऑप्टिमल पॉइंट, और जंप कर जाएगी। अगर लर्निंग रेट इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसने सारे फीचर्स को कुल इतने अच्छे तरीके से प्रिसाइजली पढ़ लिया है कि आपका ही जैसा एग्जैक्ट रेट चाहिए मुझे, तो इस कंडीशन में एल्गोरिथम कभी भी कन्वर्ज भी नहीं करेगी, इतनी एक्यूरेसी अगर पहुंच जाएगी तो। ये सो समरी कहती है कि चूज स्टार्ट करना क्या है, तो यानी कि ये एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बीच में होना चाहिए रेंज, ना तो ओवर लर्निंग रेट होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ना बहुत लो होना चाहिए, तभी ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। सो हाउ वी कैन गो फॉर ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, सिंपल स्टेप्स, चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट, मेक अ सील्ड स्केल्ड स्टेप इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपको इनिशियलाइज करना है, फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्या करना है, फिर आपने एक स्केल्ड स्टेप यूज़ किया अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेडियंट के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मिनिमाइज करने के लिए, 2 और 3 को रिपीट किया जब तक कि क्राइटेरिया नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू है, यहाँ से हमें इस चीज़ को समझ में आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं। ऑल्दो इस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पाइथन यूज़ किया हुआ है, और पाइथन में हमें ग्रेडियंट डिसेंट का डायरेक्टली हमें ये प्रोसेस यहाँ पे मिल जाता है, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं। हमने क्या किया, एक डिफाइन किया। अब जिन लोगों को पाइथन का एक बार रिवीजन करना है उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है।
उस ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से पाइथन का एक लूप प्रोग्रामिंग और फंक्शन दो चीज़ सीख जाएंगे, है ना। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम यूज़ किया गया है। सबसे पहले एक इम्पोर्ट किया है नमपाई को एज एन पी। नमपाई किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पाइथन यूज़ करनी होती है, बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यूज़ करना है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया जिस फंक्शन में ग्रेडियंट डिसेंट, इस फंक्शन की बेसिकली जो भी हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज थी वो थी स्टार्ट, ग्रेडियंट, लर्न रेट, मैक्सिमम इटरेशन कितना चाहते हैं आप, और ओवरऑल आप इसकी जितनी कैलकुलेशन से कितनी प्रिसाइजनेस करना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस होता है 1 से 1.01 के बीच में। स्टेप्स डिफाइन कर दिए और एक सर्टेन स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया। एक्स की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्ट से। जो भी आपने इन रेंज यहाँ पे फॉर लूप लगाया, स्टार्ट किया, डिफरेंशिएशन किया। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन है, लर्न रेट और ग्रेडियंट ऑफ एक्स। जो भी लर्निंग रेट आपका डिफाइन होगा विद रेस्पेक्ट टू दैट लर्निंग रेट यू आर डिफाइनिंग योर ग्रेडियंट एक्स। लर्निंग रेट डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेडियंट एक्स। इफ, अब यहाँ पे आपने क्या किया, व्हाट यू आर यूजिंग अ लूप कंडीशन। आप यहाँ पे लूप कंडीशन यूज कर रहे हैं np.abs लाइक दिस। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी एब्सोल्यूट उतनी बार, क्योंकि आपने इसको स्टार्ट किया एक सर्टेन इटरेशन से, यू आर स्टार्टिंग विद दिस। स्टार्ट किया, मिनिमाइज निकालेगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और जब तक आप इसको मिनिमाइज निकालेगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और जब तक आप इसको मिनिमाइज नहीं करना चाहते, जहां तक आप इसको लेके नहीं आ चाहते, जहां तक जिस वैल्यू तक, उस वैल्यू तक एक्स निकालेगा, डिफरेंशिएशन को माइनस करता जाएगा, और हर बार इन स्टेप्स को आगे अपेंड करता जाएगा, बाद में रिटर्न कर लेगा आपका। सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट। अब इस फंक्शन में आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, दूसरे में आपने ग्रेडियंट फंक्शन डिफाइन किया, तीसरे में लर्निंग फंक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस आपने डिफाइन कर दिए। अब इसी को हम एक मैथमेटिकल, मेरे ख्याल से पाइथन प्रोग्रामिंग ये एग्जांपल जो है ये आप रन करके देखिएगा, आप आराम से आप इसको कर पाएंगे, अच्छा रहेगा, अपनी वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। ये अब इसी तरीके से एग्जांपल लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका फर्स्ट डिफाइन किया डी एफ अपन डी एक्स। इसके लिए उन्होंने इस वैल्यू को यहाँ पर जो फंक्शन था x से डिफाइन किया, वैल्यू को डिफाइन किया, ग्रेडियंट फंक्शन लगाया, हर बार रिपीट हुआ। तो इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए x1 पहला ग्रेडियंट फंक्शन, x2 फिर दूसरा ग्रेडियंट फंक्शन, फिर x3 फिर सक्सेसिव ग्रेडियंट फंक्शन। ऐसे ही इस वैल्यू को यहाँ पर इन्होंने पाइथन के अंदर कैलकुलेट करके बताया। तो यहाँ पर जब इसका लर्निंग रेट इन्होंने 0.1 चूज किया था, और यहाँ पर जब लर्निंग रेट 0.8 चूज किया था, उसके रिस्पेक्ट में ये इस तरीके से आपके आउटकम्स आते जाएंगे। तो 10 स्टेप्स टेकन फॉर द जीटी, यहाँ पर आपने स्टेप्स यूज किए लर्निंग रेट। जब आप लर्निंग रेट को बढ़ा देते हैं 0.1 से 0.8 कर देते हैं तो ये इस तरीके से आता है। लेकिन जब आप लर्निंग रेट को मेंटेन करके रखते हैं, 0.1 के आसपास रखते हैं, तो देखिए आपकी लर्निंग जो हो रही है वो स्मूथ लर्निंग हो रही है। दिस इज अबाउट, देखिए लर्निंग रेट हाई है ना, तो जल्दी से जंप आउट करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, वेरिएशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने लर्निंग रेट को मेंटेन करके रखा है तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो हो रहा है देखिए कितना स्मूथ है, और ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वो नॉन स्मूथ। सर लर्निंग रेट से, हाँ जी बताएं। सर लर्निंग रेट का क्या तात्पर्य, मतलब लर्निंग रेट हम किसे कह रहे हैं? हाँ, लर्निंग रेट हम इसे कह रहे हैं, हम क्या करते हैं अपनी तरफ से कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं लर्निंग रेट का, जो कि यहाँ मैथमेटिकली होता है। इन एक्चुअल लर्निंग रेट का मतलब होता है कि जिस किसी भी मॉडल के ऊपर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस किसी भी मॉडल के ऊपर करने जा रहे हैं, उस मॉडल का अपना जो ट्रेनिंग रेट होता है, जिसकी वजह से हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, और ट्रेन होने के बाद उसका एक्यूरेसी इनपुट निकल के आता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला, एक एग्जाम्पल देके चलता हूँ, आपने मुझे बोला कि ये मेरी शर्ट का कलर है जो मैं पहने हूँ कौन सा है, ये रेड कलर है, बताओ। तो मैंने समझ लिया ये कलर रेड है, ठीक है। अब मैं आपसे, आपने मुझसे दोबारा प्रश्न पूछा कि मैंने इसको रेड को अगर रेड कहा तो मेरी 100% एक्यूरेसी हो गई, यानी मेरा जो लर्निंग रेट हो गया वो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के आसपास पहुंच गया, परफेक्ट। अब मान के चलिए आपने मुझे कहा कि ये जो कलर है इट्स अ शेड है, कोई रेड का शेड है, और आप बताइए, देखिए आपने एक्सपीरियंसेस जो थे जहां से मैं सीख के आया था, क्योंकि मैं पुराने एक्सपीरियंसेस जो थे जहां से मैं सीख के आया था, क्योंकि मैं पुराने एक्सपीरियंसेस जो थे जहां से मैं सीख के आया था, क्योंकि मैं पुराने एक्सपीरियंसेस जो थे जहां से मैं सीख के आया था, उनके कंपैरिजन में जब अपना एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे पाता हूँ तो मेरा कंपैरेटिवली लर्निंग रेट डाउन हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जब हम इन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं, तो जिस मॉडल पर ऊपर हम इसको डिफाइन करने चाहते हैं, जिसका ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, उस मॉडल का अपना खुद का लर्निंग रेट होता है। ये वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं जो कि स्टार्टिंग में हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे।
तो इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को अगर आप दोबारा से देखेंगे, ये जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये वैल्यूज अगर आपने लर्निंग रेट को नॉर्मल रखा तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस स्मूथ आएगा, लेकिन लर्निंग रेट किसी का बहुत ज़्यादा ओवर हाई है तो वो क्या करेगा कि जब रैंडम डेटा के बीच में जाएगा तो एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग करेगा, नो इट्स नो इट्स नो, क्योंकि उसका लर्निंग रेट हाई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उसको मैच करने की कोशिश करेगा। जैसे उसने कहा, आपने आपको उसे देख दी रेड टी शर्ट और पर्सन ने लाके कहा कि ये पिंक है, लेकिन उसका लर्निंग रेट इतना ज़्यादा हाई था, उसको रेड पता है, नो इट्स कम्प्लीटली पिंक। अब वो ऐसा नहीं कहेगा अ लिटिल मोर डार्कर, नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा, ये तो पिंक है, मुझे तो रेड देखनी है। ऐसे होते हैं ना जो स्मार्ट लोग होते हैं, कहते हैं आप मुझे पिंक क्यों दिखा रहे हो, मुझे तो रेड टी शर्ट दिखाओ ना आप। तो जब उसका लर्निंग रेट हाई था, उसको पता था रेड एक्चुअली रेड कैसा होता है, तो वो क्या करेगा फटाफट से, तो वो क्या करेगा रेड की तरफ जूम कर जाएगा और जाके डार्क मैरून दिखा देगा, कह यार ये तो झगड़ा कर रहे हैं, पिंक की जगह डार्क मैरून दिखा देगा, फिर कहोगे नो ये तो डार्क मैरून है भाई, मुझे रेड देखनी है, रेड नहीं समझते हो आप, फिर वो रेड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो सेकंड वाला दिखाई दे रहा है, इसमें हाई लर्निंग रेट में ये सिचुएशन क्रिएट होगी। और जब ये लो मॉडरेट लर्निंग रेट होगा तो वो क्या कहेगा, पिंक टी शर्ट आपको दिखाई, नो इट्स आई नीड अ लिटिल मोर रेड टुवर्ड्स समथिंग, थोड़ा मुझे और रेडिश पार्ट चाहिए, तो क्या कहा ओके फाइन ये देखिए, फिर ये देखिए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। समझ में आई ये चीज, दिस इज व्हाट। तो ये आप इस इक्वेशन को पूरा चेक करिए, यहाँ पर जब डिफाइन किया गया है तो सर स्मूथ स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन, जी आपका आवाज थोड़ा सर चल, स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सही है कि ये जिसका लर्निंग रेट ज्यादा ज्यादा है वो वाला ज्यादा अच्छा रहता है? सबसे बड़ी विडंबना जो है मशीन लर्निंग की और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की यही है कि इसमें आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते कि आप स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सही है या नॉन स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सही है। इट टोटली डिपेंड अपॉन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन वर्क ऑन दैट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई अपनी फैमिली के साथ आप गए, आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग शॉपिंग करने गए हो, ठीक है। अब जब आप शॉपिंग करने जा रहे होते हो तो आपने भी एक सर्टेन टाइप का कुछ सोचा हुआ है, जैसे आपने सपोज करो फॉर एन एग्जांपल घर के लिए एक वॉशिंग मशीन ही खरीदनी है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का मतलब आप अपने ब्रेन में ऑलरेडी कुछ लर्न डेटा लेके जा रहे हो, आप भी लर्न डेटा लेके जा रहे हो और मैडम भी लर्न डेटा लेके जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आंसर समझिएगा। अब दोनों जैसे ही शॉप के ऊपर पहुंचते, जैसे आप अपने शॉप के पास में पहुंचेंगे तो वहां पे जाने के बाद में आपने दो तीन मशीनें देखी, उन दो तीन मशीनों के अंदर आपका जो ट्रेंड डेटा था, देखिए हम सबके बारे में हम कहें ना हमें मतलब नहीं है किसी चीज से, ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा मतलब होता है क्योंकि हम वहीं पे जाके सेटिस्फाई होते हैं जहां पर हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और ट्रेन आउटकम कहता है कि नाउ इट्स ओके। हर चीज के लिए आपको ना मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है का मतलब भी ये होता है कि आपका जो लर्निंग सिस्टम था उस लर्निंग सिस्टम का आउटकम यही था। देखिए बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है ये, आपके लर्निंग सिस्टम का आउटकम ही यही था कि आपको इतना वाइड रेंज एडजस्ट करता है कि आपको ऑटोमेटिक भी चलती है और सेमी ऑटोमेटिक भी चलती है, आपका ये लर्निंग सिस्टम में था। और जिनके लर्निंग सिस्टम में ये था कि नहीं मुझे ऑटोमेटिक ही चलती है, जिनके लर्निंग सिस्टम में ये था कि नहीं ऑटोमेटिक में भी फ्रंट लोडिंग ही अच्छी होती है, आप समझिएगा बड़ी अच्छी बात है, फ्रंट लोडिंग ही अच्छी होती है, तो ये कौन है, उनका लर्निंग रेट जो था कंपैरेटिवली मोर प्रिसाइज था, मोर हाई था, तो उनकी जो रेंज होती चली जाएगी वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती जाएगी। अब बात करते हैं सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो आपने जब शॉपिंग करने गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि आप जल्दी से ऑप्टिमाइजेशन पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके लिए इटरेशंस मैटर करते हैं कि 4 इटरेशंस के बाद में मैंने तो हो गया काम, अब इतने में तो फाइनल कर दो। और वही मैडम का है कि नहीं अभी तो 4 ही देखी है, हो सकता है 10 देखने के बाद कोई और अच्छा ऑप्शन नजर आ जाए, बेटर ऑप्शन दिखाई दे जाए, तो उनका इटरेशन रेट ज्यादा है तो वो कंपैरेटिवली किस पे जाएंगे, और कुछ दिखाओ और कुछ दिखाओ। तो नंबर ऑफ इटरेशंस जो होंगे वो स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के कंपैरिजन में आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि स्मूथ है, स्लोली 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 मूव ऑन कर रहा है डायरेक्शन की तरफ। तो जल्दी रीच आउट करने के लिए नॉन स्मूथ काम कर जाते हैं टारगेट तक पहुंचने के लिए, और स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली पहुंचते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो जी। मुझे लगता है आप अगर घर पर हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ घर के लिए ज्यादा बोल दिया हो, तो मैडम आपको उधर से घूर के देख रहे हो।
नहीं तो ठीक है। आप बता रहे बिल्कुल प्रैक्टिकली जो बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम तो दिया सर आपने, ऐसा होता है बिल्कुल। नहीं, आप तो सेफ है, मुझे पता है। हाँ, विश सर के लिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है शायद मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, आवाज भी मेरी तेज ये गूंज रही हो घर में, तो उधर से पता चला कि गया शाम का खाना, छुट्टी खराब। ये सीखने जाते हैं आप। चलिए, वेल, इट्स एन एग्जाम्पल, ऐसा खैर मैं ठीक भी कर देता हूँ, ऐसा कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। कई बार हमारे नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा हो जाते हैं और फीमेल जल्दी चूज कर लेते हैं, फाइन। तो अल्टीमेटली यही एग्जांपल है किसका, स्मूथ और नॉन स्मूथ का। तो वी कैन नॉट से द वन इज बेटर, एनीथिंग कैन बी अ बेटर वन, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी ठीक हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन आवर सिचुएशन, टाइम, इटरेशन, रिक्वायरमेंट और वो मार्जिन जिस मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं। सो एनीथिंग कैन बी हैपन, सो दिस इज द वन थिंग। ठीक, तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाई है, यही वो इक्वेशन है जो बार बार ग्रेडियंट्स की वैल्यू को निकालती है और इसमें से माइनस करती है। तो लास्ट में मैं शेयर भी कर दूंगा ये आपको, पूरा सारा कंप्लीट डेटा आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन, ये पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू भी वही कैलकुलेशन करके दिखाई है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसमें भी हमने ऐसे डिफरेंशिएशन से निकाल के गए, और यहाँ पर इसकी मदद से इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया कि कितना कितना ये वैल्यूज आता जाता है। तो फाइनली हमने देखा कि स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन हमें इस तरीके से मिलेगा और नॉन स्मूथ इस तरीके से मिलेगा। वी आर रीचिंग एट द पॉइंट, पहुंचेंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हैं, लर्निंग रेट अलग अलग करिए, अलग अलग लर्निंग रेट पे अलग अलग इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, ये ठीक। सो आई एक्सपेक्ट कि ये जो हमने एल्गोरिथम यूज करी है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के लिए, वो ठीक है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। फर्दर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, बड़ा आराम से, बड़ा इजी वे में था ये। और दिस डायग्राम कैन हेल्प यू द लर्निंग रेट इफेक्ट्स, और सारी चीज़ें मदद कर सकते हैं। मीन भाई कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, रेस्ट आई सपोज। जी सर, अभी तो कुछ समझ में आया है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेरा ये है कि मेरा जो आपके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, मेरा कन्वर्सेशन समझ में आ गया या नहीं। अगर मेरा कन्वर्सेशन समझ में आ गया ना सर, तो जब आप ये दोबारा देखेंगे, ये वाला पेज देखेंगे या लिंक देखेंगे दोबारा से, या ये कंटेंट देखेंगे दोबारा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मेरा कन्वर्सेशन समझ में आ गया। और आपको लगेगा मेरा कन्वर्सेशन ही अगर कुछ स्किप हो गया, गायब हो गया, तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। तो इसलिए मैं लास्ट में जो क्वेरीज वाला पार्ट लेता हूँ, वो इसीलिए लेता हूँ कि ड्यूरिंग माई कन्वर्सेशन कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगे कि नहीं सर, ये आपने जो बात कही थोड़ा हम लिंक नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए, तो वो प्लीज़ पूछ लीजिए। बाकी तो मैं समझता हूँ। तो वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गया। थैंक यू, थोड़ा थोड़ा टेरिफिक एग्जांपल था वो। चलिए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लाइफ में, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए हैं जहाँ पे स्मूथ और नॉन स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन दोनों चलेगा। यहाँ पर जो प्रोसेस हमारे ब्रेन में चल रहा है वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, और जितने भी एक्सपर्ट्स एल्गोरिथम वाले, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर चलता है ना, जिसकी वजह से हम करते हैं। और जितने ब्रेन्स होते हैं उतने ब्रेन्स के अंदर अलग अलग चीज़ें चलती हैं। बस दो चार लोगों के साथ में उन्होंने बैठ के इस चीज़ का पी एन माइनस कीजिए, लर्निंग रेट लीजिए और डेल्टा प्लस वन निकालना है, पी एन माइनस कीजिए, लर्निंग रेट लीजिए और डेल्टा प्लस वन निकालना है, पी एन माइनस कीजिए, लर्निंग रेट लीजिए और डेल्टा प्लस वन निकालना है, पी एन माइनस कीजिए, लर्निंग रेट लीजिए और डेल्टा एफ एक्स करके माइनस कर दीजिए। इसी से आपकी आ जाएगी। क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो आपको बता दिया, कहाँ एप्लीकेबल होगी वो बता दिया। तो पूरा कंटेंट इसके ऊपर है। कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्स में स्मूथनेस कैसे आएगी, नॉन स्मूथ कैसे आएगी, वो दोनों यहाँ पर दिखा दी। लर्निंग रेट के इफेक्ट दिखा दिए कि कैसे कैसे लर्निंग रेट के इफेक्ट्स आएंगे अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ एज इट इज़, ये आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, आराम से आप इसको करिएगा। थोड़ा आपको वॉइस ड्रॉप हो गया सर न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसमें? न्यूमेरिकल्स मतलब वैसे नहीं, प्रॉब्लम्स? एज सच कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जैसे जो मैंने इक्वेशन आपको मैं कह रहा हूँ दिखाई सर है। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ना इसमें तो सब्जेक्ट में, नहीं नहीं नहीं, काफी मैथमेटिकल है तो। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल दोनों मिक्स आएगा। आप बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल बेस मत मान के चलिए, क्योंकि ये सारा का सारा एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा और मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जैसे ग्रेडियंट डिसेंट मेथड बताइए क्या है, स्मूथ एंड नॉन स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं, क्या इक्वेशंस होती हैं, अगर इक्वेशन का कोई एग्जांपल लेके बताइए, तो हो सकता है कभी कुछ वैल्यू आ जाए और कभी हो सकता है एग्जांपल भी पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। ठीक है सर।